बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स, क्लास थर्ड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सेटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, आज हमारा रिवीजन का फर्स्ट टॉपिक है नज़रिया रवैया सारिफ। इसमें हमने 2 थेरीज़ पढ़नी है और आज के लेक्चर में पहली थेरी हम पढ़ेंगे अफादा की अददी पैमाइश का अंदाज़े फ़िक्र, कार्डिनल मेजरमेंट अप्रोच या कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इसे कहते हैं। डॉक्टर मार्शल और उसके पैरोकारों का ये कहना है कि सारिफ जब किसी शय को इस्तेमाल करता है तो उस शय से हासिल होने वाला अफादा यूटिलिटी मेजरेबल होती है, उसे अदादो शुमार में पैमाइश उसकी की जा सकती है और हर शय से मिलने वाला जो अफादा है अलग अलग होता है और मुख्तलिफ़ अशिया को अगर एक ही वक्त में वो उसका कुल अफादा मालूम करना चाहे सारिफ तो तमाम अफादों को बाहम जमा करके वो मालूम कर सकता है। सबसे पहले हम इसके मफरूज़ात की बात करेंगे। पहला मफरूज़ा है कि सारिफ बाशऊर है, समझदार है। सारिफ को मालूम है कि उसने अपनी महदूद आमदनी में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अफादा कैसे हासिल करना है। एक पॉइंट जो थोड़ा सा आम ज़िंदगी से मुख्तलिफ होता है, यहाँ जो थेरीज़ में हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि सारिफ ने अपनी जो कुल आमदनी है उसको मुकम्मल तौर पर ख़र्च करना है। माइक्रो इकनॉमिक्स में स्पेशली वो कुल आमदनी को ख़र्च करेगा, कीमतों को सामने रखते हुए उसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो ऐसे लेवल पे होगा जब उसने इस तमाम आमदनी मुकम्मल तौर पर ख़र्च कर ली है, ना ज़्यादा ख़र्च करना है ना कम ख़र्च करना है, और प्राइसेस को देखते हुए वो मैक्सिमम यूटिलिटी वाला पॉइंट चूज़ करेगा। दूसरी इसकी जो मफरूज़ा है, दूसरा एजम्पशन, अफादा की अददी पैमाइश मुमकिन है, यानी अफादा को हम जैसे बाकी चीज़ों का वज़न है, किसी चीज़ की लंबाई है, चौड़ाई है, हम पैमाइश कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही किसी शय की अफादा की पैमाइश की जा सकती है कि तस्कीन का क्या मेयार है। एक शय से मिलने वाला अफादा 5 है, दूसरी का 10 है, 15 है, 20 है, जो भी आप वैल्यू उसको दे सकें। अफादा मुख्तम तकलीली है। मुख्ततम अफादा से मुराद है कुल अफादा में आने वाली वो तब्दीली जो किसी शय की इजाफी इकाई से हासिल होती है, और तकलीली का मतलब है कम होती है, यानी अगर सारिफ एक शय को मुसलसल इस्तेमाल करता है तो उसकी हर अगली इकाई से मिलने वाला अफादा मुख्ततम पिछली इकाई के अफादा मुख्तम से कम होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है जो पहले भी हमने अभी डिस्कस किया है, टोटल यूटिलिटी इज़ एडिटिव। जमा किया जा सकता है, मुख्तलिफ अशिया के अफादा को आपस में जमा करके कुल अफादा मालूम किया जा सकता है। ज़र का मुख्तम अफादा साकिन रहता है। ज़र की अगर बात करें तो ज़र की अगर अगली इकाइयाँ सारिफ के पास आ रही हैं उनका मुख्तम अफादा कम नहीं होगा, उनका मुख्तम अफादा जितना है वो हर दफ़ा उतना ही रहेगा। अशिया की तकसीम पजीरी मुमकिन है। जब हम अशिया की हमें मुख्तलिफ़ इकाइयाँ चाहिए होंगी तो उन्हें छोटी इकाइयों में तकसीम किया जा सकता है ताकि हम सारिफ उसके ऊपर बदल बदल कर ख़र्च करें, या उसका अगर एनालिसिस करना चाहे कि अगली इकाई से कितना मुख्तम अफादा हासिल हो रहा है तो वो उसे मालूम कर सके। अब हम नज़रिए की वजाहत करते हैं। इसमें फ़र्ज़ करें कि एक सारिफ जो है वो बाज़ार जाता है कोई शय भी ख़रीदने की, जब वो के लिए जब जाएगा इस नीयत से 2 चीज़ों को वो देखेगा। सबसे पहले तो उसके अपने पास पैसे कितने हैं, ये एक अंडरस्टूड चीज़ है कि जब आप कुछ ख़रीदने जा रहे हैं, सारिफ कुछ ख़रीदने जा रहा है तो उसके पास रकम कितनी है वो उसकी आमदनी कहलाएगी। उसके ये बेसिक चीज़ होगी। उसके अलावा उसने 2 चीज़ें जो देखनी हैं वो है कि सारिफ जिस शय को ख़रीद रहा है उस शय की कीमत कितनी है और उस शय से उसको अफादा कितना मिलेगा। इन दोनों चीज़ों का उसने कंपैरिजन करना है। क्लास में मैंने आपको ये 2 पॉइंट्स बताए थे स्टूडेंट्स कि अगर आप एक चीज़ ख़रीद रहे हैं एक वक्त में, हम कहेंगे सिंगल कमोडिटी केस, एक शय की सूरत में, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा अशिया ख़रीद रहे हैं तो तब उसके लिए क्या तवाज़ुन की शर्त होगी या उसके लिए क्या मसावात या फार्मूला क्या होगा। एक शय की सूरत में सारिफ ये करता है कि सिर्फ़ उस शय की कीमत और उस शय से हासिल होने वाला मुख्ततम अफादा उसको देखेगा कि मैंने उस शय की 1 इकाई लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है। वो डिसाइड करेगा इस बेस पर कि उसकी कीमत कितनी है और उससे उसे मुख्तम अफादा कितना मिल रहा है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी। आप कुछ ख़रीदने गए हैं बाज़ार, आपने उस शय की कीमत पूछी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हैंड बैग है, आप ले रही हैं अपने लिए, आपने उसकी कीमत पूछी है, आपको लगा कि ये कीमत बहुत मुनासिब है तो मैं क्यों ना एक और ख़रीद लूँ, और आप 2 बैग ख़रीद लेती हैं। वहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ये 2 ख़रीदना एक अक्लमंदी का फ़ैसला है, इससे अफादा मिल रहा है और कीमत भी मुनासिब है इस लेवल के ऊपर। तो इसी तरीके से एक 2 से ज़्यादा इकाइयाँ भी सारिफ ख़रीद सकता है।
जहाँ पर उसे लगे कि उसका मुख्ततम मफादा शय का और उस शय की अदा की जाने वाली कीमत आपस में बराबर हो गया, वहाँ वो ख़रीदारी रोक देगा। कानून तकलील अफादा मुख्ततम एक कानून है जो कि ये कहता है कि सारिफ जब किसी शय का मुसलसल इस्तेमाल करता है तो उस शय से की अगली इकाई से मिलने वाला मुख्ततम अफादा बतदरीज कम होता चला जाता है। इसी बेस पर अब हम आ जाते हैं दूसरे केस की सूरत में। दूसरा केस है कि सारिफ जब एक से ज़्यादा अशिया ख़रीद रहा है तो वो देखता है कि उन अशिया की मार्जिनल यूटिलिटी और उन अशिया की प्राइसेस की जो रेशो है वो आपस में बराबर होगी। पहले यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। ये एग्जांपल है, इसमें प्राइसेस उस तरह से नहीं दी गई, ना ही सारिफ के लिए अलग से कोई अमाउंट में बताई हुई है इनकम कितनी है। बहुत सिंपल एग्जांपल है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ज़र की इकाइयाँ फ़र्ज़ की हैं, सारिफ के पास ज़र की इकाइयाँ हैं 5, उसके सामने अशिया हैं 2, एक आटा और एक है घी, और इसके जो मुख्तम मफादे हैं ये फ़र्ज़ किए हुए हैं। आप कोई भी और वैल्यूज़ ले सकते हैं, जैसे आटे का मुख्तम मफादा 24, 20, 16, 12, 8 और टोटल हो गया 80। घी का मुख्तम मफादा 20, 16, 12, 8, 4 और 60। सिर्फ ये 5 वैल्यूज़ इसलिए लिए कि उसके पास ज़र की इकाइयाँ ही 5 है। एक इकाई खर्च करेगा उसके एक यूनिट के ऊपर, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे, इस तरीके से उसकी 5 इकाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप एग्जाम्पल में वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं। ज़र की इकाइयों को रुपयों में नहीं बताया हुआ, हमें नहीं पता कि एक इकाई जो है वो कितने की है। यहाँ पर फ़र्ज़ किया गया कि ज़र की एक इकाई 10 रुपये फ़र्ज़ की गई है। आप उसे 100 रुपये फ़र्ज़ कर सकते हैं, उसे 200 रुपये फ़र्ज़ कर सकते हैं। अब सारिफ के पास चॉइस है, वो चाहे तो सारी ज़र की इकाइयाँ पहली शय आटे पर ख़र्च कर दे, चाहे तो सारी इकाइयाँ दूसरी शय घी पर ख़र्च कर दे, या इनका कोई कॉम्बिनेशन ले ले। लेकिन उसने करना क्या है, सारिफ का मकसद क्या है कि उसने अपनी ज़र की इकाइयाँ इस तरीके से ख़र्च करनी है कि उससे मिलने वाला जो कुल अफादा है वो मैक्सिमम हो। जैसे अगर वो सारी ये 5 इकाइयाँ आटे पर ख़र्च कर देगा तो मैक्सिमम कुल अफादा उसे मिलेगा 80। अगर वो सारी 5 इकाइयाँ घी पर ख़र्च कर दे तो उसे जो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम मिल सकती है वो है 60। अब वो कुछ कम्बिनेशन बना के देखेगा सारे कि अगर 2 इकाइयाँ आटे पर ख़र्च करे 24 और 20 जमा कर लेगा 44 बन जाएगा, और इधर से बाकी 3 इकाइयाँ बच जाएंगी वो घी पे चली जाएंगी। 20 है, 16 है, 36 और ये 48 बन जाएगा। 48 को और 44 को आपस में जमा कर लें। इसी तरीके से ट्रायल एंड एरर से आप डिफरेंट वैल्यूज़ कर करके टोटल देखते जाएं कि टोटल यूटिलिटी कहाँ मैक्सिमम है। आप देखेंगे कि अगर सारिफ ज़र की 3 इकाइयाँ आटे पर ख़र्च करे और 2 इकाइयाँ घी पर ख़र्च करे तो उसका जो दोनों का टोटल करने से कुल अफादा है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, वो होगा 96। 96 इस एग्जाम्पल के हिसाब से मैक्सिमम अफादा है। तो सारिफ के लिए ये डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन होगा कि वो अपनी 5 इकाइयों में से 3 इकाइयाँ आटे पर ख़र्च करे और 2 इकाइयाँ घी पर ख़र्च करे। ग्राफ स्टूडेंट्स यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हैं सामने। नीचे वाला जो ग्राफ है, लाइन है, ये घी का मुख्तम अफादा है, ऊपर वाला आटे का मुख्तम अफादा है। हमने उन वैल्यूज़ को लिया, एक्स एक्सिस पे ज़र की इकाइयाँ हैं 5 तक, वाई एक्सिस पर मुख्तम अफादा है। दोनों चीज़ों का कॉमन एक ही दफ़ा लिख दिया है। पहले घी का मुख्तम अफादे का ग्राफ बना लेंगे और उसके बाद आटे का मुख्तम अफादे का ग्राफ बना लेंगे। यहाँ ये प्रूफ करने के लिए कि उसका ये डिसीजन बेस्ट डिसीजन है, हम थोड़ा सा उसके फ़ैसले में तब्दीली करके फ़र्ज़ करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ ये फ़ैसला किया सारिफ ने कि वो अपनी ज़र की 2 इकाइयाँ घी पर ख़र्च करेगा और 3 इकाइयाँ आटे पर ख़र्च करेगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें वो घी पर 1 इकाई खर्च करता है और 1 इकाई वहाँ से बचा लेता है, उस 1 इकाई को वो आटे पर ख़र्च करेगा और आटे का जो अफादा है वो उसमें इजाफ़ा होगा। अब कमी और इजाफे दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, हमें सामने नज़र आ रहा है कि ये जो दोनों वर्टिकल लाइंस हैं इनकी हाइट का डिफरेंस हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि विड्थ चौड़ाई इनकी एक जैसी है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कमी वाला जो कॉलम है वो बड़ा है और इजाफे वाला कॉलम जो छोटा है। इसका मतलब है कि ये फ़ैसला करना सारिफ के लिए ठीक नहीं होगा। एक अक्लमंद सारिफ कभी भी ये फ़ैसला नहीं करेगा, वो वापस अपने उसी फ़ैसले पर कायम रहेगा कि 2 इकाइयाँ ज़र की घी पर ख़र्च करनी है और 3 इकाइयाँ आटे पर ख़र्च करनी है। अब हम आ जाते हैं इस एग्ज़ाम्पल के बाद सारिफ के तवाज़ुन की बात करते हैं। जनरली अगर हम बात करें कि सारिफ बदल बदल कर मुख्तलिफ़ अशिया पर इस तरह से अपनी रकम को ख़र्च करता है, उनकी अशिया की कीमतों को सामने रखते हुए, उनके मुख्तम मफादे को सामने रखते हुए,
वो वहाँ पर तवाज़ुन में होगा जब उसकी ज़र की इकाइयाँ इस तरीके से ख़र्च हों कि जब उसको जो बदले में अफ़ादा मिल रहा है, कुल अफ़ादा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे आपको पहले मैंने बताया, सिंगल कमोडिटी केस में सारिफ़ का तवाज़ुन कहाँ पे होता है, जहाँ पे उस शय का मुख्तम अफ़ादा उस शय की कीमत के बराबर होता है। लेकिन अगर सारिफ़ दो या दो से ज़्यादा अशिया ख़रीद रहा है तो हर शय का मुख्तम अफ़ादा बटा उसी शय की कीमत बराबर होनी चाहिए, दूसरी शय का मुख्तम अफ़ादा बटा दूसरी शय की कीमत बराबर होनी चाहिए, तीसरी शय का मुख्तम अफ़ादा बटा तीसरी शय की कीमत, और इसी तरह से चलता जाएगा। आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख लें ज़्यादा बेहतर है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी ओवर प्राइस ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी ओवर प्राइस ऑफ सी, एंड सो ऑन। आगे चलते हैं, जितनी भी कमोडिटीज़ वो सारिफ ले रहा है। एक और एग्जांपल है स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए, ये इसमें चूँकि प्राइसेस भी दी हुई हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ फ़र्ज़ ये किया गया, ये सिंपल एग्जांपल है, इसमें कोई हम रियल लाइफ से कंपैरिजन इसका नहीं करेंगे, बहुत छोटी वैल्यूज़ ली हैं ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो जाए हमारी कैलकुलेशन, सादा रहे बहुत ही। यहाँ फ़र्ज़ ये किया गया है कि सारिफ़ के पास कुल रकम है 34 रुपये। 3 अशिया हैं जो उसने ख़रीदनी है, उनके नाम आप लिख लें, ABC कह लें। यहाँ नाम दिए हुए हैं आम, खुबानी और खरबूजा। आम की कीमत 6 रुपये फ़ी किलोग्राम, खुबानी की कीमत 4 रुपये फ़ी किलोग्राम, खरबूजे की कीमत 2 रुपये फ़ी किलोग्राम। और अब हमने यहाँ देखना है कि सारिफ़ ने अपनी जो कुल रकम है 34 रुपये, उनको मुकम्मल तौर पर ख़र्च करना है, वो हर इकाई पर ख़र्च करेगा। तो उसे मालूम होता जाएगा कि मुझे इस शय पर ख़र्च करने से मेरे पैसे कहाँ पर ख़र्च करने से ख़त्म हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि ज़र की इकाई यानी 1 रुपये का अफ़ादा 4 के बराबर है, तो ऐसी सूरत में आम की कीमत का अफ़ादा 24, खुबानी की कीमत का अफ़ादा 16 और खरबूजे की कीमत का अफ़ादा 8 होता है। अब यहाँ आपके सामने कॉलम बना हुआ है, आम का अफ़ादा मुख्तम वैल्यूज़ दी हुई हैं उसकी डिफरेंट, खुबानी का अफ़ादा मुख्तम उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, खरबूजे का अफ़ादा मुख्तम इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। इस एग्ज़ाम्पल में ये जो अभी हमने ऊपर मसावात पढ़ी है, इस मसावात को अप्लाई करेंगे हम। पैसे तो उसने 34 रुपये पूरे ख़र्च करने हैं, उसके अलावा हम इस मसावात, अब 3 चीज़ें हैं हमारे पास, तो हम ये इतना हिस्सा इसकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए ओवर पी ए इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी बी ओवर पी बी इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी ओवर पी सी। तो सारिफ उसकी जितनी इकाइयाँ लेगा, प्राइसेस तो हम पहले से लिख लेंगे, हमें प्राइस ऑफ ए, प्राइस ऑफ बी और प्राइस ऑफ सी पता है। अभी ये बात की यहाँ पे आम की कीमत, पहली शय की कीमत 6 है, दूसरी की 4 है और तीसरी की 2 है, तो 6 4 2 हम पहले ही नीचे लिख लेंगे। उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज़ हम, क्योंकि क्वांटिटी डिसाइड करेंगे कि कितनी लेनी है, उसके हिसाब से हम इसकी वैल्यूज़ लेंगे। इसके साथ जो दूसरी चीज़ का यहाँ ख्याल करना है, क्योंकि यहाँ ज़र की इकाइयाँ नहीं है, कुल रकम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सारिफ आम की 2 इकाइयाँ ख़रीद लेता है तो उसके कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? आम की कीमत है 6 रुपये, 6 दूनी 12 रुपये उसके खर्च हो गए। अगर आम की 3 इकाइयाँ लेगा तो 6 तिये 18 रुपये उसके खर्च हो गए, 18 रुपये उसके खर्च हो गए हैं। अब अगले, अगर वो खुबानी ख़रीदता है और उसकी 2 इकाइयाँ लेता है और खुबानी की कीमत है 4 रुपये, तो 4 दूनी 8 रुपये उसके खर्च हो गए। दूसरी तरफ खरबूजा जो है 2 रुपये किलो है और उसकी अगर सारिफ 4 इकाइयाँ लेता है तो 4 दूनी 8 रुपये उसके यहाँ खर्च हो गए। तो हमने कीमत का भी हिसाब लगाना है, एक्सपेंडिचर का भी हिसाब लगाना है कि उसके पास मैक्सिमम 34 रुपीज़ हैं, उसने वो सारे के सारे खर्च करने हैं। ये जो अंडरलाइन की हुई वैल्यूज़ हैं, अगर सारिफ यही वाली वैल्यूज़ लेता है, आप ट्रायल एंड एरर से डिफरेंट वैल्यूज़ लेके चेक करेंगे पहले कि क्या आंसर आपके पास आता है। यही वैल्यूज़ लेते हैं तो सारिफ के 34 रुपीज़ पूरे खर्च हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम इस मसावात को देखें, नीचे आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है, ये 3 अशिया हैं। पहली शय की कीमत नीचे दी हुई है 6 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये, और उन जो उसने मिकदार ली है उसका 24 है अफादा, दूसरी का 16 है वहाँ पे और तीसरी का 8 है। जब डिवाइड किया तो आंसर हमारा इक्वल आ गया, 4 इज़ इक्वल टू 4 इज़ इक्वल टू 4। अगर ये इक्वलिटी नहीं आती या उसके 34 रुपीज़ पूरे खर्च नहीं होते तो सारिफ तवाज़ुन में नहीं होगा। इस एग्ज़ाम्पल की सूरत में सारिफ के लिए दोनों चीज़ें करना ज़रूरी हैं। 34 रुपये वो भी सेटिस्फाई करना है उसने कि ऐसे ख़रीदनी है चीज़ें कि उसके पूरे पूरे पैसे खर्च हो जाए, ना उसके पास बचे ना वो एक्स्ट्रा खर्च करे।
और दूसरी चीज़ ये मसावात सेटिस्फाई हो जाए, 4 = 4 = 4। फ़र्ज़ करें अगर ऐसा होता है कि वो 34 रुपये तो पूरा उसका हिसाब बन जाता है, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यूज़ बराबर आ जाती हैं, 4 = 4 और तीसरी वैल्यू बराबर नहीं आती, तो तब भी अब सारिफ़ का तवाज़ुन नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं इस नज़रिए की कुछ हदूद हैं, ख़ामियाँ हैं, कुछ इसके ऊपर जो तनकीद हुई है उसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमें ख़ुद भी यहाँ महसूस कर सकते हैं कि अफादा एक सारिफ़ की ज़हनी कैफ़ियत का नाम है, उसे हम पैमाइश करके वैल्यूज़ नहीं दे सकते। तो बहुत सारे माहिरीन का ये कहना है कि अफादा की अददी पैमाइश मुमकिन नहीं है, अफादा को नाप नहीं सकते हम, पैमाइश नहीं कर सकते, अकाइयों में बयान नहीं कर सकते। सिर्फ ज़हनी तौर पर सारिफ़ किसी शय से ज़्यादा मुतमईन है, कम मुतमईन है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, कम सेटिस्फेक्शन है, तो वो अपनी पसंदीदगी का दर्जा बता सकता है, ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा, वो नंबर्स में नहीं बता सकता। दूसरे नंबर पर कि बहुत से सारिफ़ीन के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी आमदनी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें नहीं मालूम था इस चीज़ के बारे में और वो शय ख़रीद चुके होते हैं और उसके बाद उन्हें अंदाज़ा होता है कि हाँ, हम अगर इसे फ़लाँ तरीके से ख़र्च करते तो मज़ीद अच्छा अफादा मिल सकता था। तीसरा पॉइंट है कि चूँकि कीमतें भी तब्दील होती रहती हैं, तो हम अफादे का और कीमत का कंपैरिजन कोई कांस्टेंट फ़िक्स वैल्यू की सूरत में नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि बहुत सारी अशिया ऐसी होती हैं उनके अफादे का इन्हिसार उसके साथ दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। गाड़ी है तो पेट्रोल है, यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि जूते हैं, बूट हैं तो उसके साथ तस्मे हैं, कमीज़ है तो उसके साथ शर्ट है, जैसे जेंट्स की तो उसके साथ टाई लगानी है उसने। ये चीज़ें आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। एक चीज़ अवेलेबल है, दूसरी चीज़ अवेलेबल नहीं है, पहली चीज़ भी उसे मुकम्मल सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, तो अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कितना अफादा है। इसी तरह से कुछ चीज़ें जो हैं वो नाकाबिले तकसीम होती हैं, उन्हें छोटी इकाइयों में तकसीम नहीं किया जा सकता। जैसे मशीनरी आइटम्स हैं, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पूरा मुकम्मल अपनी एक्सेसरीज़ के साथ मौजूद होगा तो हम उसे इस्तेमाल करके उससे अफादा हासिल कर सकते हैं। उसके आधे हिस्से हों और आधे हिस्से ना हों तो वो हमारे काम का नहीं होगा। इसी तरह से सिलाई मशीन है, उसको भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। हर सूरत में सारिफ़ के अंदाज़े और तखमीने दुरुस्त साबित नहीं होते। बाज़ अशिया अंदाज़े से ज़्यादा देर तक तस्कीन का सामान पहुंचा सकती हैं, तो हम इसलिए अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस चीज़ का जो अफादा है, जो तस्कीन है, वो कितनी होगी। लास्ट इसके अंदर जो हमारा पॉइंट है वो है अमली अहमियत। अफादा की अददी पैमाइश की अमली अहमियत मुख्तलिफ़ हवालों से यहाँ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर सारिफ़ की बात करें, वो अपनी आमदनी को किस तरीके से ख़र्च कर सकता है, बेहतरीन तरीके से ख़र्च करने की कोशिश करेगा ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन हासिल हो सके। अगर आजिर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आजिर इस तरीके से अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा कि जो उसकी आमलीन पैदाइश है उसका बेहतरीन इश्तराक हो और वो कम से कम ख़र्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सके। गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात करेंगे तो टैक्स लगाते वक्त गवर्नमेंट ये देखेगी कि ज़्यादा आमदनियों पर कम शरह से और कम आमदनियों पर ज़्यादा शरह से टैक्स लागू किया जाए। हुकूमत अगर एक्सपेंडिचर की बात करे तो जहाँ पर ज़्यादा मशरती बहबूद के काम होंगे वहाँ हुकूमत की कोशिश होगी कि वहाँ पर ज़्यादा अखराजात किए जाएँ। आमलीन के मुआवज़ों की बात करें तो हर आमलीन पैदाइश को, हर आमिल पैदाइश को मुआवज़ा इस तरह से मिलेगा कि वो जितनी उसकी मुख्तम पैदावार है उतना ही उसको मुआवज़ा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का रिवीजन का पहला टॉपिक, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, अफादा की अददी पैमाइश का नज़रिया। इसमें से अगर डेफिनेशन आ जाती है या पूरा टॉपिक आ जाता है तो आपने बिल्कुल इसी तरतीब से इसको प्रिपेयर करना है। डिफ़ाइन करेंगे आप उसको, सबसे पहले उसके मफरूज़ात लिखने हैं आपने, फिर उसकी वजाहत में आपने 2 केसेस बयान करने हैं, 1 कमोडिटी केस एंड 2 और मोर देन 2 कमोडिटी केस। एक शय के केस में या एक शय की सूरत में और 2 या 2 से ज़्यादा अशिया की सूरत में, उन दोनों की अलग अलग से इक्वेशन लिखेंगे आप। एक शय की सूरत में MUX = PX और 2 या 2 से ज़्यादा अशिया की सूरत में वो जो मसावात है MUA/PA = MUB/PB MUC/PC एंड सो ऑन। और फिर उसकी वजाहत के लिए 2 मिसालें यहाँ हमने डिस्कस की हैं। आप चाहें एक मिसाल दें वक्त के हिसाब से या क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से, या दोनों मिसालें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर तनकीद, क्या तनकीद हुई है, कौन से पॉइंट्स हैं जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जिनके ऊपर हुआ है, और एंड पे हमने इसकी अमली अहमियत का जिक्र किया।
तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आप इसे प्रिपेयर करेंगे, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हम इसकी नेक्स्ट थ्योरी जो पढ़ेंगे उसके बाद इसका जो कॉम्प्रीहेंसिव एक लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में, वो यूँ भी आ सकता है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो अगले वाला हमने टॉपिक पढ़ना है, इन दोनों का मवाजना करें। तो आप इसको तैयार कर लें, जब वो पढ़ेंगे तो उसके साथ उसको तैयार कर लीजिएगा। दोनों के कंपैरिजन की सूरत में दोनों क्वेश्चंस का आप मवाजना करके पॉइंट्स को आपस में, वहाँ से आप बहुत अच्छा मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है समझना कि कैसे पेपर में सवाल को अटैम्प्ट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।